अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स ग्रुप इनकम स्टेटमेंट बताता हूँ, चूंकि उसमें है ही एक दो एडजस्टमेंट्स, तो सवाल ही करते हैं डायरेक्ट और उसी में फिर समझा के और अंग्रेजी पढ़ा दूंगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पेज 95 पे आए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेज 95। ये कल किया था सवाल, पढ़ा भी होगा कल, लेकिन एक दिन बहुत होता है भूलने के लिए, दोबारा देख ले शक्ल सवाल की। प्रैक्टिस क्वेश्चन 95 पेज पे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पेज 95। कॉम्प्लेक्स ग्रुप कल बैलेंस शीट यही वाले साल की करा दी थी, आज इनकम स्टेटमेंट करा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया सवाल। कल बैलेंस शीट सॉल्व की थी मैंने, गुडविल रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग की थी। इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ और इनकम स्टेटमेंट में इसमें स्ट्रेट एक दो ही एडजस्टमेंट्स हैं, बिल्कुल सिंपल सी, तो वो सवाल करते करते बता देता हूँ। तो मैं अब कॉम्प्लेक्स ग्रुप इनकम स्टेटमेंट बता रहा हूँ और उसका मास्टर क्वेश्चन ही करते हैं। पेज 95 जो कल बैलेंस शीट के लिए किया था। तो डबल एस भी सब्सिडरी है, इसलिए वो भी साथ ऐड हो जाएगी बस। कंसोलिडेटेड SOCI for the year ended 30 जून 2020। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम। एसोसिएट तो नहीं था सवाल, नहीं। पीबीटी, टैक्स, पैड, OCI में रिवैल्यूएशन गेन, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट attributable to shareholders of P और NCI working one और total comprehensive income attributable to shareholders of P और NCI और वर्किंग वन खोल लेते हैं। अच्छा, अब दो सब्सिडीज है तो NCI की भी दो वर्किंग हो जाएगी। डबल एस सब्सिडरी है तो पूरी पूरी कंसोलिडेट होगी। क्या क्या पैट्स हैं इनके? 35,000, 34,000। ये आपको प्रैक्टिस करके आइडिया हो जाएगा कि किसके ब्रैकेट में ज्यादा रश है तो उसको ब्रैकेट की बजाय वर्किंग में बना लेंगे। वैसे मुझे पता है इसमें कॉस्ट ऑफ सेल में रश ज्यादा है, अदर इनकम में रश ज्यादा है, तो अगर तो आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, सारा चला ले ब्रैकेट, कोई मसला नहीं, आप बड़ा ब्रैकेट कर लें। लेकिन अगर ब्रैकेट में रश ज्यादा मचता हो तो फिर अलग वर्किंग में कर लेते हैं। चलिए ये वैरायटी भी दिखा देता हूँ, मैं इसको अलग वर्किंग में कर लेता हूँ। चलो जी ब्रैकेट खोलें। 140, 141, 120। पी की 80, एस की 82, सी की 70। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 12, 10, 8, एडमिन 11, 13, 9, फाइनेंस कॉस्ट 4, 5, 6, 3, टैक्स 10, 9, 8, रिवैल्यूएशन गेन 18, 1500, 1000। इनकम स्टेटमेंट का सवाल। अच्छा, अदर इनकम
P 9,000, S 13,000, C 12,000। SOCI का सवाल खेलने के लिए ग्राउंड तैयार है। SOCI की सारी लाइन आइटम्स बना ली, ब्रैकेट में फिगर खोल ली, ज्यादा रश लगने वाली चीज थी वर्किंग में बना लें, NCI की वर्किंग खोल लें। चलिए जी, पॉइंट नंबर 1 का इनकम स्टेटमेंट से क्या ताल्लुक है? बिल्डिंग की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, उस पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, कितने साल की? 1 साल। इनकम स्टेटमेंट 1 साल। तो बिल्डिंग है तो इसको एडमिन में ही डाल दें, और एस के पैट में से लेस, कितनी है बिल्डिंग की एडजस्टमेंट? 2000, और 2000 की जिंदगी है 10 साल। 200 यहां से लेस और एडमिन में डाल देते हैं, ये 200 ऐड। और पॉइंट 1 में बस पॉइंट 2 में सी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है प्लांट की, तो इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है? 4000, और लाइफ 8 साल, कितनी? 500। कॉलम का ध्यान रखना है, ये सी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, तो यहां से लेस, और प्लांट है तो चाहे तो एडमिन में करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि प्लांट है तो कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर लें 500 है। इनकम स्टेटमेंट है फॉर द ईयर। पॉइंट नंबर 2 में और कुछ? हाँ जी, जी मैं यही पॉइंट बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 में एक्विजिशन डेट बनी है 1 जुलाई 18 सी की, तो उस पे हमने गुडविल की वर्किंग में ये किया था कि जो पी ने पुराने 10% इन्वेस्ट किया हुआ था उसको अपडेट किया था, और उस पे जो गेन आया था वो पी की रिटेन अर्निंग में ऐड कर दिया था। तो ये बैलेंस शीट में था तो रिटेन अर्निंग में ऐड कर दिया था, इनकम स्टेटमेंट में होता तो अदर इनकम में ले आते। लेकिन ये तब अगर ये इसी साल में हुआ होता तो अगर ये सवाल 2019 का होता 2020 की बजाय, तो बिल्कुल हम उस 1700 पता नहीं 1750 तो 1750 को अदर इनकम में लाते। क्योंकि 20 का सवाल है तो ये पिछले साल का आ गया, अगर 19 का सवाल होता तो 1750 को अदर इनकम में लाते। पॉइंट 3 ये क्या है भाई? डिविडेंड है बहुत सारे। अभी जब बहुत सारे डिविडेंड हैं तो इनकम स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होती है? अदर इनकम से निकाल देते हैं। पी की अदर इनकम में जो सब्सिडरी से मिला हुआ डिविडेंड होता है वो डिविडेंड निकाल देते हैं, तो ये अदर इनकम से निकाल देते हैं। डिविडेंड जो एस से मिला कितना? एस ने कितना डिविडेंड बांटा? 15%। मिला कितना होगा पी को? 80%। तो एस ने जो डिविडेंड बांटा अपने कैपिटल जो कि 40,000 है इस पे 15% बांटा होगा, उसका 80% पेरेंट को मिला होगा, ये उड़ा देते हैं 4800 अदर इनकम है ना, अदर इनकम से उड़ा दिया। और जो क्योर ने बांटा है तो वो भी डिविडेंड है, वो ही उड़ा देते हैं।
जो क्योर ने डिविडेंड बांटा है वो भी उड़ाते हैं, लेकिन क्योर ने डिविडेंड जो बांटा है वो पी को भी मिला है, एस को भी मिला है, और हम कंसोलिडेट पी की अदर इनकम भी कर रहे हैं, एस की अदर इनकम भी कर रहे हैं। और अगर एस की अदर इनकम देखें तो ये सी का पेरेंट टाइप है, तो इसलिए अब जो सी का डिविडेंड हमने यहां से उड़ाना है वो दोनों उड़ाना है। सी ने डिविडेंड बांटा कितना? सी ने डिविडेंड बांटा है 20%। तो अब जो सी का डिविडेंड उड़ाना है ना, जो पी की अदर इनकम में आ रहा है वो भी खत्म करना है। पी की अदर इनकम में आ रहा है 35,000, 20%। पी की अदर इनकम में कितना आ रहा है? तो इफेक्टिव रेट लगाओ। नहीं, पी को जो डिविडेंड मिला है वो तो उसी की शेयर होल्डिंग का मिला है, तो 10%। कितना? 700। और इसमें से जो एस को मिला है वो भी निकाल देते हैं। 35,000 का 20% इसने डिविडेंड बांटा, एस को कितना मिला? तो वो 60% भी उड़ा देते हैं, 4200। हाँ जी, एक वजह बताने लगा, बिल्कुल अब अलग अलग ही करेंगे, उसकी वजह बताता हूँ। डिविडेंड, ओके, डिविडेंड की एक बात बताता हूं, उससे पहले जरा आसान काम रिपीट दूं। और क्या है आगे? पॉइंट नंबर 5.5, 2020 में इंपेयरमेंट है और एनसीआई जो कि प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, तो इंपेयरमेंट लॉस पी की क्या इनकम स्टेटमेंट कर रहा हूं मैं, क्या कुछ भी नहीं, बस एक्सपेंसेस में आ जाएगा। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती तो यहां भी लिखते और यहां से माइनस भी करते। एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो बस एक्सपेंसेस के फेस पे आ जाएगा। और ये कल कर ली थी कैलकुलेट, बल्कि कैलकुलेट क्या सामने नजर आ रही है, 1001 है, 1501 है, तो 2500 यहां शामिल कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में एक तो सेल्स है, इंटर कंपनी सेल्स, और ये सब ने आपस में एक दूसरे को बेची हुई है। तो चूंकि हम तीनों ही कंसोलिडेट कर रहे हैं तो ये सारी ही अमाउंट उड़ानी है, 40, 30, 10, 80, ये सारी ही उड़ा देनी है। तो सेल्स में से भी और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी, तो 80 यहां से भी उड़ा दें और 80 यहां से भी उड़ा दें। चालीस है, 30 है और 10 है, तो ये 80,000 यहां से भी और सेल में से भी, तीनों कंसोलिडेट हो रही है ना, इसलिए तीनों की आपस में एक दूसरे को सेल सब एलिमिनेट होंगे। अगला काम पॉइंट 6 में यूआरपी। अच्छा, तीनों चूंकि कंसोलिडेट हो रहे हैं पूरे पूरे, तो सारे यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, और अगर पी सेलर है तो बस, और एस सेलर है तो एनसीआई के वर्किंग में पैड सेलर। तो ये तीनों यूआरपी निकाले हुए हैं कल सवाल के अंदर, वहीं से बताने चाहिए। एस सेलर वाला कितना था? 1500। सी सेलर वाला कितना था? 600। और पी भी साथ मिला ले तो शायद 3500 था मेरे ख्याल से। तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड 1401 था, 1500 और 600, तो 3500 कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, और एस और डबल एस वाला उनके पैड से लेस। और बस चले डिविडेंड वाले एक अच्छा पॉइंट बताता हूं, इसके अलावा बाकी जैसे पहले कंसोलिडेशन करते हैं वैसे ही किए, सारी लाइन बाय लाइन एडिशन है और एस और डबल एस दोनों हैं। अच्छा, और मैक्सिमम यहां क्या हो जाएगा, यहां पर एनसीआई के शेयर लगाएंगे आप, जो नॉर्मल एनसीआई है, यहां पर इफेक्टिव वैल्यू, ये इनकम स्टेटमेंट है। सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है जो याद रखने वाला है, बाकी सादा कंसोलिडेशन का सवाल है। एस डबल एस दोनों कंसोलिडेट होंगे, एनसीआई की 2 वर्किंग्स होंगी, इस पे अपनी नॉर्मल वाली एनसीआई, इस पे इफेक्टिव वाली। है एक की एनसीआई फेयर पे, एक प्रोपोर्शनल पे हो सकता है। इसको करता हूं टोटल 32,900 और इफेक्टिव वाली एनसीआई कितनी
42%, यानी पता नहीं, इफेक्टिव एनसीआई 42, 13, ये बताता हूँ। सेल्स 321,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 14, अदर इनकम नहीं यार 156, क्या टोटल गलत है या कोई लाइन नहीं? 156 जी, 156 ये हम्म 24,300, 156 जीपी 165, $30,000, 35,700, 12,000, 24,300 पीबीटी 111,600, 84600, 43, 88,900, 84600 और 88,900। यहां तक कुछ भी नया काम नहीं किया, सिंपल इनकम स्टेटमेंट है जिसमें 2 सब्सिडरीज हैं। सिर्फ ये है कि डबल एस की जब एनसीआई लेनी है उधर तो वो इफेक्टिव एनसीआई, बस एक एडजस्टमेंट है, बस वो समझा देता हूं। नहीं भी और पढ़ा दूंगा ना। यहां तक नोटेड। इनकम स्टेटमेंट में जो एडजस्टमेंट्स फेस पे कर रहे होते हैं, अगर वो एस के प्रॉफिट को हिट करने वाली हैं तो फेस पे भी करते हैं और एनसीआई की वर्किंग में भी करते हैं। यूआरपी हो गया, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हो गई, अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो गुडविल की इंपेयरमेंट हो गई, ये हम एस के प्रॉफिट्स एनसीआई की वर्किंग में भी करते हैं। लेकिन जो इंटर कंपनी एलिमिनेशंस हैं, जैसे सेल्स में से भी उड़ा दिया और कॉस्ट ऑफ सेल से भी उड़ा दिया, या अगर इंटरेस्ट था तो एक ही अदर इनकम से उड़ा दें और एक के फाइनेंस कॉस्ट से उड़ा दें, यानी एस की अदर इनकम से हटा दें, पी की फाइनेंस कॉस्ट से हटा दें, या 80,000 एस की कॉस्ट ऑफ सेल से, पी की से, यानी एक दूसरे की कॉस्ट ऑफ सेल से। लेकिन इसको हम वहां एनसीआई की वर्किंग में नहीं लिख रहे होते। क्यों? क्योंकि ये जो एनसीआई की वर्किंग है ना, ये वर्किंग ये बता रही है, ये हम वर्किंग करके एनसीआई वालों को खबर नहीं सुनाने लगे तुम्हारा इतना हिस्सा है, वो खुद ही अपनी इनकम स्टेटमेंट एस की देख के खुद ही खुश हो लेगा। हम ये वर्किंग एनसीआई वालों को नहीं बताने लगे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो ग्रुप प्रॉफिट हम शो कर रहे हैं इसमें एनसीआई का हिस्सा कितना है।
हम ये नहीं कर रहे कि एनसीआई के प्रॉफिट कैलकुलेट करके एनसीआई वालों को रिपोर्ट भेज रहे हैं जी हमारे हिसाब किताब में इतना निकला है तुम्हारा। हम ग्रुप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं और उसमें जो ग्रुप का प्रॉफिट शो हो रहा है, जैसे इसमें ग्रुप का प्रॉफिट 84,600 शो हो रहा है, तो हम एनसीआई की वर्किंग में सिर्फ इतना बता रहे होते हैं कि इस 84,600 में से एनसीआई का हिस्सा कितना है। तो जो यूआरपी की एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट जो हमने यहां फेस आइटम्स पे एडजस्ट की होती है, चूंकि उससे ग्रुप प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा होता है ना, यूआरपी एडजस्ट करेंगे, ये इंपेयरमेंट लॉस डालेंगे, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, तो ग्रुप का प्रॉफिट एडजस्ट हो रहा होता है। और चूंकि वो प्रॉफिट का असर एस को चार्ज होना चाहिए, तो वो हम एनसीआई की वर्किंग में एस के प्रॉफिट में से भी लेस करते हैं ताकि सही एनसीआई कैलकुलेट हो सके। और सेल कॉस्ट ऑफ सेल एलिमिनेट करना, इंटर कंपनी सर्विसेज एलिमिनेट करना, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस एलिमिनेट करना, इसका चूंकि ग्रुप प्रॉफिट पे असर नहीं आ रहा होता, इसलिए हम एनसीआई की वर्किंग में भी इसको नहीं दिखाते। यहां तक जब सिर्फ सादी एस पड़ी थी तो एस का ऑर्डिनरी डिविडेंड पी की अदर इनकम था। क्या एडजस्टमेंट? पी की अदर इनकम से निकाल देते, बस दूसरे के एक्सपेंस से नहीं निकालते, पी की अदर इनकम से निकालते। यानी ये वो इंटर कंपनी एलिमिनेशन है जिससे ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ डिविडेंड इनकम से निकाला है बस। इंटरेस्ट में मसला क्यों नहीं आया? क्योंकि एक के इंटरेस्ट एक्सपेंस से निकाला, एक की इंटरेस्ट इनकम से निकाला। सेल कॉस्ट ऑफ सेल में मसला क्यों नहीं आया? एक की सेल से निकाला, एक की कॉस्ट ऑफ सेल से निकाला। तो ये जो डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट है ये ऐसी है जिससे ग्रुप प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ पेरेंट की इनकम में से निकल रहा होता था, इसलिए एनसीआई में हम इसका कोई काम नहीं करते थे। अब ये जो हमने यहां से एलिमिनेट किया, ये डिविडेंड अदर इनकम से निकाल दिया, ये दोनों फिगर्स कौन सी हैं? ये पेरेंट की इनकम से निकाला है, और डिविडेंड इनकम एलिमिनेट करने से ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है। ये क्या है? ये एस की अदर इनकम से निकाला है। अब जब एस की अदर इनकम से एक चीज एडजस्ट की है और उसका ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क पड़ने लगा है, तो इसको एनसीआई की वर्किंग में दिखाना पड़ेगा। नहीं समझ आई? अरे इतनी लंबी कहानी सुनाई, दोबारा सुना देता हूं। किसी को समझ नहीं है? थोड़ी बहुत दोबारा समझाता हूं, नहीं तो करना तो ऐसे ही। ग्रुप की इनकम स्टेटमेंट में जो हम एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है, गुडविल की इंपेयरमेंट लॉस आता है, यूआरपी एडजस्ट हो रहा होता है, इंटर कंपनी आइटम्स एलिमिनेट हो रही होती हैं, यही चीजें होती हैं। इन सब एडजस्टमेंट्स में से इंटर कंपनी एलिमिनेशंस ऐसी हैं जिससे ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये 80,000 यहां से भी माइनस किया, ये 80,000 यहां से भी माइनस किया, ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि सेम चीज सेल में से गई, सेम अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल में से गई, इसलिए अल्टीमेटली ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यूआरपी ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क डाल रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा रहे हैं और बस, तो ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा है। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बना रहे हैं, बस ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा है। गुडविल की इंपेयरमेंट एक्सपेंस बना रहे हैं, ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा है। तो जो एडजस्टमेंट्स यहां ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क डाल रही हैं, अगर वो एस से रिलेटेड है तो हमें एनसीआई की वर्किंग में उसको एस के पैट में एडजस्ट करना पड़ता है। ये कीमती जुमला है। इनकम स्टेटमेंट के फेस पे जो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं और उन एडजस्टमेंट से अल्टीमेटली ग्रुप के प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा है और वो एस से रिलेटेड है, तो एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में भी एडजस्ट करेंगे। जैसे एस सेलर हो तो यूआरपी, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाते हैं, ग्रुप प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि एस सेलर है इसलिए वहां से भी लेस करेंगे। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक्सपेंस बनाते हैं, ग्रुप प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि एस सेलर है इसलिए वहां भी एडजस्ट करेंगे। तो हम ग्रुप की इनकम स्टेटमेंट में जो भी एडजस्टमेंट्स करते हैं, अगर उससे ग्रुप प्रॉफिट अफेक्ट होता है, और होता है सबसे, बस इंटर कंपनी जो इनकम एक्सपेंस उड़ा रहे होते हैं उनसे नहीं होता, तो जिस से भी एडजस्टमेंट से ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क ये ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क पड़ते वाली बात समझ आ रही? क्योंकि ये समझ नहीं आ रही तो आगे बात का फायदा नहीं है। अगर ग्रुप प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है और ये चीजें एस से रिलेटेड हैं, तो यहां फेस पे भी करते हैं और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में भी एडजस्टमेंट करते हैं। क्योंकि हमने जो ये पोर्शन बताना होता है ना, ये हमने कहना होता है कि जो ग्रुप प्रॉफिट हम यहां शो कर रहे हैं उसमें एनसीआई का हिस्सा कितना है। तो जो जो एडजस्टमेंट्स उसको हिट की हैं, उनकी एनसीआई को भी तकलीफ पहुंचनी चाहिए।
तो इसलिए जो जो एडजस्टमेंट्स ग्रुप इनकम स्टेटमेंट के फेस पे करते हैं, अगर वो एस से रिलेटेड है, नहीं, अगर वो ग्रुप प्रॉफिट को अफेक्ट कर रही हैं, कम ज्यादा कर रही हैं, और वो एस से रिलेटेड है, तो वो यहां भी करते हैं। इंटर कंपनी इलिमिनेट करना, एक की सेल्स दूसरे की कॉस्ट ऑफ सेल्स से उड़ा देना, ग्रुप प्रॉफिट इफेक्ट नहीं हो रहा होता। एक का इंटरेस्ट एक्सपेंस दूसरे की इंटरेस्ट इनकम, दोनों को यहां से उड़ा देना, ग्रुप प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होता। एक ने दूसरे को सर्विसेज दी, एक की अदर इनकम से उड़ा दें, एक के एक्सपेंस से उड़ा दें, प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन जो एस ने डिविडेंड बांटा है, उसको जब पी की अदर इनकम से निकालते हैं, तो बस सिर्फ पी की अदर इनकम से निकालते हैं और उसका ग्रुप के प्रॉफिट पे फर्क पड़ जाएगा। अब जब हम ये वाला डिविडेंड एलिमिनेट कर रहे हैं, ये वाला, तो ये डिविडेंड वो है जो एस की अदर इनकम में आ रहा है, और इसको यहां से उड़ाने से ग्रुप के प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा है। और चूंकि ये एस से रिलेटेड है, तो एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट्स में से इसको लेस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 748 को अलग अलग किया था, 42 को। तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में बैलेंस शीट में गुडविल तो चले याद रख ही रहे हैं, एक डिफरेंस ही वर्किंग है। बाकी याद रखने वाली बातें, दो मेन टिप्स बता रहा हूं। एक तो जब एनसीआई की परसेंटेज लगनी है, इफेक्टिव वाली लगनी है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ग्रुप में ना डबल एस कंसोलिडेट हो रहा है, सारे एसेट, सारी लायबिलिटी, सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस, ये तो जस्ट कंसोलिडेशन है। गुडविल की वर्किंग एक एक्स्ट्रा चीज है, वो चलो याद रख लें। उसके अलावा दो चीजें हैं जो स्टूडेंट से स्किप हो सकती हैं, वो दो टिप्स बता रहा हूं, दो चीजें बता रहा हूं, ये आप याद कर लें, लिख लें कहीं। एक तो जब भी, चाहे बैलेंस शीट का सवाल चाहे इनकम स्टेटमेंट का सवाल, जब डबल एस पे एनसीआई परसेंटेज लगानी है तो वो इफेक्टिव वाली लगानी है। दूसरा, बैलेंस शीट की एनसीआई वर्किंग में से इन्वेस्टमेंट एस वाले कॉलम से लेस करनी है, वो 25% लगा के, और इनकम स्टेटमेंट की एनसीआई की वर्किंग में से डिविडेंड इस कॉलम से लेस करना। एक तो एनसीआई की परसेंटेज, चाहे बैलेंस शीट का सवाल हो चाहे इनकम स्टेटमेंट का हो, डबल एस पे एनसीआई इफेक्टिव वाली लगनी है। दूसरी, वो बेशक आप दूसरी तीसरी कहें, अच्छा जी एक करेंगे। एक तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, डबल एस की पूरी पूरी कंसोलिडेट हो रही है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि जो चार बातें लिखा रहा हूं तो वो उस चैप्टर की जरूरत ही नहीं रही, मतलब इस चार में सब समेट दिया, नहीं, ये तो जरा थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा हूं ताकि ये इनका ख्याल रखने बातों का। तो एक बात ये की मैंने कि डबल एस सब्सिडरी है, इसलिए सारी बैलेंस शीट, सारी इनकम स्टेटमेंट पूरी पूरी कंसोलिडेट होंगी। अगली बात मैंने की कि गुडविल का फॉर्मेट के भी लिखने की क्या जरूरत है, गुडविल का अलग से फॉर्मेट है, वो खास याद रख लें। तो अगली बात ये कह देता हूं कि जहां भी चाहे रिटेन अर्निंग, बैलेंस शीट की वर्किंग चाहे इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग, डबल एस पे जब एनसीआई की कैलकुलेशन होगी, वो इफेक्टिव एनसीआई वाली परसेंटेज लगेगी। डबल एस की एनसीआई की फिगर्स कैलकुलेट करते हुए इफेक्टिव एनसीआई लगेगी। अगली बात, इनको मैं इस अगली बात को मिला के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट और उससे आने वाला डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट, इसलिए मैं मिला के जोड़ के कह रहा हूं उसको। बैलेंस शीट की वर्किंग में एनसीआई एस के कॉलम से इन्वेस्टमेंट लेस करनी है, जो एस की डबल एस में, और इनकम स्टेटमेंट एनसीआई की वर्किंग में एस के कॉलम से एनसीआई में डिविडेंड माइनस करना है, जो एस डबल एस का है। नहीं, काम की बात तो रहने दें। क्योंकि ये जो लेस करने वाली बात है ना, बैलेंस शीट में एनसीआई में से आखिरी लाइन लेस करनी भूल जाएंगे आप, और इस प्रॉफिट की वर्किंग में से ये एस में से डिविडेंड माइनस करना भूल जाएंगे। तो बैलेंस शीट की एनसीआई वर्किंग में एस वाले एनसीआई के लिए इन्वेस्टमेंट माइनस, पूरी नहीं माइनस, वो 20-25% लगा के बस लाइन याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट माइनस, और एनसीआई इनकम स्टेटमेंट वाली वर्किंग में एस के कॉलम से डिविडेंड माइनस, एस डबल एस वाला, और बस इसको लपेट दें। अब ये बन गया 29,100 और इस पे है 20% ना, 80 नहीं 20, 4656
और ये दोनों ही एनसीआई 5820 और इन दोनों को मिला दें तो 1919638 ये आ गया यहाँ 19638 64962 और ये वाला एनसीआई निकालने का तरीका होता है कि ये वाला एनसीआई 19638 और उसमें फिर ओसीआई की परसेंटेज मिला दें, इसका 20% और इसका 42%। जो एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई ऑलरेडी निकाल चुके उसमें प्लस कर दे सब्सिडरी की ओसीआई में एनसीआई का हिस्सा। सही सी बताना 2035 6854 ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप की इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, जैसे जैसे चीजें पढ़ाता जाऊंगा ना वैसे वैसे उनकी मैं सोसी में भी आपको एडजस्टमेंट बताता जाऊंगा। तो अब आप आ जाए चैप्टर में पेज सेट 5 वाला, चैप्टर में पेज 40, चैप्टर में पेज 40। चैप्टर में पेज 40। एक तो ये जो ग्रुप एसओसीआई में 2 पॉइंट लिखे हैं ये पढ़ लेंगे, समझा दिया आप। ठीक है। अच्छा, अब आप आए पेज चैप्टर में पेज 23 पे आए, चैप्टर में पेज 23। हाँ जी, ये आपको चेंजेस निकली बताई थी। ओपनिंग बैलेंसेस कैसे निकालेंगे? सवाल को इस तरह सॉल्व करेंगे जैसे आप पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं और उस बैलेंस शीट में अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स और एनसीआई की वर्किंग कर रहे हैं। वो जो क्लोजिंग बैलेंस आते हैं वो यहां लिखेंगे। डिविडेंड कौन सा? पी वाला, और एनसीआई कॉलम में जो एस ने अपनी एनसीआई को बांटा है। इश्यू ऑफ शेयर्स हैं अगर, तो जो शेयर इश्यू हुए हैं वो। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम, टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम कौन सी? ये जो यहां हमने एट्रीब्यूटेबल निकाला हुआ है, ये तब समझाई थी बातें। अब अगर डबल एस भी इसमें आ जाए तो ओपनिंग बैलेंस सेम, पिछले साल का सवाल समझ के सॉल्व करें, अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स, एनसीआई की वर्किंग्स करें, जो बैलेंस आते हैं ये वो है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू यही, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी एस डबल एस दोनों मिला लिए। जो डिविडेंड वाली बात है ना, इसकी मुझे एग्जैक्ट रीजन तो नहीं समझ आई, मैंने कोशिश की थी बड़ी, लेकिन मुझे रीजन समझ नहीं आ सकी। बहरहाल मैंने रिकंसिलिएशंस जब बनाई तो उससे एक चीज मुझे कंफ्यूजन, मैंने ना ये जब भी सवाल किया ना, ये जितने मास्टर क्वेश्चन बनाए मैंने इन सबकी सोसी भी बना के देखी हुई है, क्योंकि मैंने इनकम स्टेटमेंट का मास्टर क्वेश्चन जो भी किया है मैंने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों के बनाए हैं, और इनकम स्टेटमेंट को मैंने सोसी के जरिए बैलेंस शीट से अपने पास एक्सेल में टैली भी किया हुआ है।
सब रिकनसाइल किए हैं मैंने, फिर सवाल में बुक में डालता था। तो उसमें मैंने एक चीज देखी, उसकी मैं रीजन नहीं पहुंच सका, अगर आप में से कुछ चीता पहुंच जाए तो बता देना। वो ये कि सोसी में जब आप डिविडेंड वाला कॉलम बनाएंगे, सोसी में डिविडेंड वाला कॉलम, ये कौन सी फिगर है? सोसी में डिविडेंड वाला, पी ने जो डिविडेंड बांटा वो एनसीआई कॉलम में, जो एस ने एनसीआई को डिविडेंड बांटा, तो एस ने जो एनसीआई को डिविडेंड बांटा वो भी, और डबल एस ने जो एनसीआई को डिविडेंड बांटा वो भी, लेकिन एनसीआई इफेक्टिव वाली नहीं, जो उसकी अपनी असल लीगल वाली बनती है वो डिविडेंड। दोबारा, सोसी में डिविडेंड की लाइन में रिटेन अर्निंग में कौन सा फिगर आ रहा है? ये 23 पेज की शक्ल देख लेना, मेरी शक्ल ना देखें, पेज 23 की शक्ल देख लें। डिविडेंड की लाइन में रिटेन अर्निंग में क्या माइनस हो रहा है? जो पी अपने ओनर को डिविडेंड बांट रहा है। एनसीआई के कॉलम में क्या माइनस हो रहा है? जो एस अपनी एनसीआई को डिविडेंड बांट रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि डबल एस भी आ गया, तो एस जो अपने एनसीआई को बांट रहा है वो भी है ये, और जो डबल एस अपनी एनसीआई को बांट रहा है ये वो भी है। लेकिन कौन सी एनसीआई? इफेक्टिव वाली नहीं, जो एनसीआई की अपनी लीगल है। जैसे इसमें 70% नहीं, 60% एस के पास था, 10% पी के पास था, तो लीगली एनसीआई क्या बनी? 30। तो 30% इस एनसीआई वाले कॉलम में आना है। ये बात मैंने पेज 40 पे लिखी हुई है। 60 सी के एस के पास है, 10 पी के पास है, तो दोनों के पास मिला के 70 हो गए ना। तो लीगली तो एनसीआई 30% ही है, 70 तो इन दोनों भाइयों के पास है, तो दूसरे लोग तो 30% वाले ही हैं, तो वो 30% यूज करके डिविडेंड की लाइन में लिख रहा है। पेज 40 पे मैंने ये बात लिख दी अंग्रेजी में। अच्छा, ये डब्बा, मुझे ये आईए से मैंने 1-2 चीजें लिखी थी, ये बात मैं आपको किसी हद तक समझा भी चुका हूं पहले। ये जो डब्बा बनाया हुआ ना, ये देख लें, पेज 40 पे जो डब्बा बना के लिखा है ये समझ लें। पहले पैराग्राफ में तो मैंने ये बात की है, ये जो डब्बा है, पहले पैराग्राफ में वाली बात समझ लें। अगर ये मैं पहले बता चुका हूं बात, पी ने एस में 70% और एस की आगे कोई ए होती 25%, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट बताइए? पी की नहीं है, एस की ए है। सेम काम होगा, इन्वेस्टमेंट इन ए की फिगर आएगी, शेयर रिटेन अर्निंग पे 25% ही लगेगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो पी की रिटेन अर्निंग की बजाय एस की रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में लिखे होंगे। ये बताया था है, पी का कुछ भी नहीं है। तो यही बात यहां लिखी हुई है कि अब यहां पर ए का शेयर 25 ही लगना है, कोई इफेक्टिव नहीं लगाना। अगर एस की, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, अगर पी की बजाय एस की एसोसिएट होती तो उसको भी हम नॉर्मल वैसे ही ट्रीट करते, बस सिर्फ जो फिगर कैलकुलेट करके शेयर पी वाले कॉलम में लिखना था वो एस वाले कॉलम में लिखने होंगे। अल्टीमेटली लग जाएगा, लेकिन हमने बस 25 ही लगाना है, कोई इफेक्टिव नहीं निकालना। एक तो ये बात पैराग्राफ में लिखी हुई है, और यही बात दूसरे पैराग्राफ में भी बोल्ड करके लिख दी। इस डब्बे के 2 पैराग्राफ। अब जो तीसरा पैराग्राफ है वो कहीं किसी सवाल में तो नहीं है, लेकिन आईएएस की चीजें तो मैं आपको समझा देता हूं उन्होंने क्या कहा है। इसको सवाल में कैसे हैंडल किया जाएगा पता नहीं, कभी आया नहीं इसलिए अंदाजा नहीं है। वैसे समझा देता हूं कि इस डब्बे के लास्ट पैराग्राफ का मतलब क्या है। इस डब्बे के लास्ट पैराग्राफ का मतलब यह है कि जब इस एसोसिएट पे इक्विटी मेथड लगा रहे होंगे, तो इस एसोसिएट बैलेंस शीट का सवाल हुआ तो वो इसकी रिटेन अर्निंग का शेयर, अदर रिजर्व का शेयर, इनकम स्टेटमेंट का सवाल हुआ तो इसके पैट का शेयर, ओसीआई का शेयर। अगर इस ए की आगे कोई सब्सिडरीज, कोई एसोसिएट्स, कोई जॉइंट वेंचर्स हैं उनमें जो ए का हिस्सा है उनका हिस्सा ए के साथ मिला लें, फिर इस पे इक्विटी मेथड लगाएं। ए की अगर आगे कहीं इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उनमें जो ए का हिस्सा बनता है प्रॉफिट में, रिटेन अर्निंग में, वो हिस्सा साथ मिला लें, फिर जो फल फूल के ए बन जाएगा उस पे इक्विटी मेथड लगा। ये बात इस डब्बे के लास्ट पैराग्राफ में लिखी। तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप डन। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स ग्रुप डन।
कल मैं स्टेप एक्विजिशन कराता हूँ इंशाल्लाह। और अच्छा, अगर रोज रोज होमवर्क की हिम्मत करते जाएंगे तो सवाल निमट जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं निपटेंगे। बता दो एक सवाल पास पेपर्स में, कॉम्प्लेक्स ग्रुप का बैलेंस शीट का ही सवाल है। पास पेपर्स में जून 14 का है, मेरी बुक में क्वेश्चन 14। पास पेपर्स वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 14 जून 14 अटेम्प्ट का है। कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स हैं और बैलेंस शीट है। हाँ जी, कर लेंगे हिम्मत। जून 14 का सवाल है, मेरी बुक में क्वेश्चन 14 पास पेपर वाले। नहीं, हुक्म तो कर देते हैं यार, आपकी मेहरबानी है, मान लेते हैं। अच्छा, आप लोग जब सीए में आए हैं और तो जवानी का एक हिस्सा कैफ में गुजार दिया